नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पीएचडी टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे। वैसे भी इससे पहले हमने कई वीडियोज़ में पीएचडी टॉपिक्स को लेकर आप सभी से चर्चा की है। बहुत सारे विद्यार्थियों को उन चर्चाओं का लाभ मिला, उन्होंने अपने रिसर्च का टॉपिक भी बनाया। लेकिन लगातार विद्यार्थी कमेंट्स करते रहते हैं कि सर और कोई नई टॉपिक्स हो जिस पे आप चर्चा कीजिए, जिससे कि उनका रिसर्च में एडमिशन हो सके। वैसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया कि वो जो भी टॉपिक्स लेकर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में रिसर्च के लिए ले जा रहे हैं सिनॉप्सिस के तौर पर, तो कई जगहों पर उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। उनके टॉपिक्स को बताया जा रहा है कि ये पुराना टॉपिक्स हो गया है या फिर इस पे काम करने लायक नहीं है, बहुत घिसा-पीटा टॉपिक्स है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी एकेडमिया में रिसर्च में एडमिशन लेना एक चुनौती सी हो गई है। पहले थोड़ा-सा चीज़ें आसान हुआ करती थी, मेरिट के आधार पर, विद्यार्थी की प्रतिभा के आधार पर एडमिशन हुआ करते थे। लेकिन फिलहाल कुछ वर्षों से जो भी देखने में आ रहा है कि रिसर्च लेने से पहले आपको पराक्रम नहीं बल्कि परिक्रमा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे विद्यार्थी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि पराक्रम दिखाएँ या फिर परिक्रमा करें, तो आपको दोनों का समावेश करके चलना पड़ेगा। फिर भी हमें हार नहीं मानना है। हमने देखा है कि हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि, रचनाकार हुए, जिनके विषय को लेकर, जिनकी रचनाओं को लेकर शुरुआत में उनको इग्नोर किया गया, हल्के में लिया गया, यहाँ तक कि उनकी रचनाओं को वापस कर दिया गया। बिल्कुल, आप सभी का दिमाग निराला की तरफ ज़रूर गया होगा। वही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी रचना को वापस कर दिया, लेकिन आज हम निराला को छायावादी कवियों में और आगे की कवियों में एक बड़े कवि के तौर पर देखते हैं। तो ज़िंदगी में हार नहीं मानना है, आपको तोड़ने वाले बहुत हैं, आपको खड़े करने वाले बहुत कम हैं। तो विद्यार्थियों, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये अनुराग हिंदी अकेडमी यहाँ पर है। समय-समय पर मैं चाहता हूँ कि आपके मनोबल को बढ़ाते हुए कुछ नए टॉपिक्स पे चर्चा किया जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी चिंतन-मनन किया कि अगर आप हिंदी साहित्य में पीएचडी टॉपिक्स को लेकर चिंतित हैं, तो चुनने का आसान तरीका क्या हो सकता है? इस तरीका पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ में 2 नए टॉपिक्स लेकर हम यहाँ पर हाज़िर हैं और उम्मीद करेंगे कि इस टॉपिक को समझने के लिए आप आखिर तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे हम उस रास्ते पर कि चुनने का आसान तरीका क्या हो सकता है? जब भी हम पीएचडी टॉपिक्स या सिनॉप्सिस के चयन को लेकर चिंतित होते हैं या फिर सोचते हैं, तो उसके आधार के तौर पर बात करें, तो पहला जो आधार है, वो तो खुद से है। आपकी स्वरुचि किसमें है, किस क्षेत्र में है? साहित्य पढ़ते हुए आपको लगा कि हम कथा साहित्य में काम कर सकते हैं, कविता में काम कर सकते हैं, आलोचना में काम कर सकते हैं, अन्य गद्य विधाओं में काम कर सकते हैं, तुलनात्मक तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये आपकी रुचि के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया कि सर मैं इस विषय पर काम करना चाह रहा हूँ। तो ये मानकर चलिए कि वो उस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। एक विद्यार्थी ने एक दिन मुझसे बात किया कि वर्तमान समय में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर मैं काम करना चाहता हूँ। क्योंकि ये दौर है जिसमें कि हम अपने परंपरा को याद कर रहे हैं, संस्कृति को याद कर रहे हैं। तो उससे जुड़ा हुआ अगर कोई टॉपिक्स है, उससे जुड़ी हुई कोई रचनाएँ हैं, तो आप टॉपिक के रूप में बना सकते हैं। ठीक है? और ये टॉपिक काफ़ी विस्तृत है। अलग-अलग विधाओं में जो भी भारतीय ज्ञान परंपराओं की चर्चा की गई है, वो टॉपिक्स के रूप में आप बना सकते हैं। तो ये खुद की रुचि के ऊपर है। आप ही की रुचि के माध्यम से आगे जहाँ भी आप सिनॉप्सिस लेकर जाते हैं, प्रेज़ेंटेशन देने जाते हैं, तो आगे चीज़ें बढ़ती हैं। आपके अंदर अगर रुचि ही नहीं है, आपको एक क्लियर ही नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा रिसर्च टॉपिक तय करने में दिक्कत हो सकती है। तो पहला है कि आप अपने अंदर वो रुचि जागृत कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ जिस भी विद्यार्थी ने मुझसे चर्चा की भारतीय ज्ञान परंपरा, उनके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस था और चीज़ें एकदम क्लियर थी। तो मैंने कहा कि आप इस विषय पर आराम से कर सकते हैं। और हाल-फिलहाल में मैं जब दूरदर्शन पटना केंद्र में गया हुआ था, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे, प्रोग्राम डायरेक्टर, उन्होंने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी तुलसीदास पर काम करने के लिए एकदम से अड़ गया था। लेकिन उसके जो सुपरवाइज़र थे, वो अलग-अलग उसको टॉपिक्स दिया करते थे, लेकिन उसने कहा कि सर मैं काम करूँगा तो तुलसीदास पर ही। तो एक दिन सुपरवाइज़र का हृदय बदला और उन्होंने उस
विद्यार्थी को गले लगा लिया, बोला कि जाओ, जब तुमने तुलसी को अपना लिया है, तो जाओ स्वच्छंद तरीके से काम करो। आगे चलकर वो विद्यार्थी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भी सफलता हासिल की वहाँ गए। तो कुल मिलाकर आपको उस विषय को अपनाना है। आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ किया जाएगा, आपके टॉपिक्स को बताया जाएगा कि ये टॉपिक्स पुरानी है, इस पे काम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 2-3 पॉइंट्स भी नए होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रिसर्च का नाम ही है कि पहले जिस पर सर्च किया जा चुका है, दोबारा से उसका मूल्यांकन करना। ये तो हिंदी एकेडमिया में एक प्रचलन चल दिया है कि लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि हमने कितना रिजेक्ट किया है। ये नहीं देखते हैं कि जो भी सामने वाला विद्यार्थी है, वो शोध को लेकर कितना तन्मय है या फिर उसको लेकर इंटरेस्टेड है। तो जो पहला पॉइंट है, ये आपके अंदर से ही आना चाहिए जब भी हम सिनॉप्सिस का चुनाव करते हैं, पीएचडी टॉपिक्स का चुनाव करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है, पॉइंट्स है, वो है किसी की सलाह, जिसमें मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो कि आपको सलाह दे सकते हैं। उनकी सलाहों के अनुसार अपनी रुचि के आधार पर एक विषय आप तय कर सकते हैं, जो कि समय-समय पर हम देते भी रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उस सलाह के अनुसार टॉपिक्स बनाया भी है, एडमिशन भी लिए होंगे। तीसरा जो पॉइंट है कि शोध निर्देशक के आधार पर हम टॉपिक्स तैयार करते हैं। अगर ईश्वर की कृपा से कोई अच्छा शोध निर्देशक मिल जाता है एडमिशन से पहले, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा टॉपिक बताए और टॉपिक बताने के साथ-साथ अगर पैनल में बैठा भी रहे, तो थोड़ा-सा आपको सपोर्ट दे। तो आपका आराम से विषय चयनित भी हो सकता है और एडमिशन भी हो सकता है। चूँकि मेरा फ़ोकस विषय चुनाव पर है और एडमिशन पर भी है। बहुत सारे विद्यार्थी वर्षों से भटक रहे हैं इधर-उधर, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। कारण यही है कि शायद वो परिक्रमा की जगह पर पराक्रम पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो शोध निर्देशक अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, तो उनके विषयों को लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हालाँकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इन सभी बिंदुओं में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है, इस पे आपको फ़ोकस करना है। ये मेरे तमाम सलाहों में से एक अलग बिंदु है, जो कि आपको सतर्क कर सकता है और आप में एक गज़ब का कॉन्फिडेंस भी ला सकता है कि हाँ, अगर हम इस तरीके की पैनी नज़र रखते हैं, तो जिस विषय को लेकर हम चिंतित हैं, वो विषय हमें मिल सकता है। तमाम जगहों पर संगोष्ठियों और सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं आप सेमिनारों के बारे में जानकारी हासिल कर ही लेते होंगे कि जेएनयू में किस विषय पर सेमिनार हो रहा है, बीएचयू में किस विषय पर सेमिनार हो रहा है, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी विभागों में कौन-कौन से सेमिनार हो रहे हैं। तो उन सेमिनारों का जो टॉपिक है और उसमें जो सब टॉपिक्स हैं, जिसको कि हम उप विषय कह सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा टॉपिक तैयार कर सकते हैं। यानी कि आपको इन सेमिनारों को, संगोष्ठियों को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप एमए कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ होने की स्थिति में हैं और पीएचडी भी करना चाहते हैं, तो इन संगोष्ठियों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा और खास तौर से जो अच्छे-अच्छे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर टॉपिक्स भी रिसर्च ओरिएंटेड रखे जाते हैं, जिससे कि आप आगे चलकर उनको विषय के रूप में रख सकते हैं। और राज्य विश्वविद्यालयों में भी सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा है, महाविद्यालयों में भी किया जाता रहा है। तो आपकी पैनी नज़र इन सेमिनारों और संगोष्ठियों पर होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप रखते हैं नज़र, तो आपको कोई न कोई टॉपिक मिल जाएगा और आप एक विषय बनाकर वहाँ पर प्रस्तुति दे सकते हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन करने के बाद। तो ये तो विषय चुनाव का आधार क्या हो सकता है, आसानी से कैसे हम विषय को चुन सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की और वास्तविकता यथार्थ के साथ हमने चर्चा की। यहाँ पर किसी तरीके की कृत्रिमता नहीं थी, बनावटीपन नहीं था क्योंकि अ, मुझे जिस तरीके से शोधार्थी मिलते हैं और वर्षों से इधर-उधर भटक रहे हैं, उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, तमाम जगहों पर। अब तो उन्होंने ये भी छोड़ दिया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे राज्य विश्वविद्यालय, कहीं भी एडमिशन हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि कई राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालयों से भी ऊपर हो चुके हैं, जो कि किस तरीके से विद्यार्थियों की सिनॉप्सिस को रिजेक्ट करना है या फिर उनको हतोत्साहित करना है, उनको सामने एकदम से कॉन्फिडेंस लूज़ करना है, इन प्रक्रियाओं पर लगातार काम कर रहे हैं। तो अगर कोई विभाग हमारे वीडियो को वहाँ तक देखता है तो थोड़ा-सा मानवीय संवेदना को ज़रूर ध्यान में रखें। आपको अगर सिलेक्शन नहीं करना है विद्यार्थी का तो कम से कम उसका मनोबल बढ़ाइए। उसके टॉपिक्स में 2-4 नए बिंदुओं को जोड़िए कि हाँ बेटा, इस तरीके से इसमें जोड़कर काम कर सकते हो। ना कि
अनमने ढंग से ऐसे लग रहा है कि वो विद्यार्थी एक बोझ बनकर आपके विभाग में वाइवा देने के लिए आया हुआ है, इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है और आप एक शब्द में बोल रहे हैं कि ये क्या फालतू का विषय लेकर आए। कम से कम उससे 2-4 मिनट बातें तो कीजिए और इस दुनिया में बातें ही तो बची हैं और बाकी क्या बची हैं। अगर उसके साहस में रहेगा, भाग्य में रहेगा तो वो आपके विभाग से न करके दूसरी जगह से करेगा। अगर उसमें हिम्मत है, तो वो नहीं हारेगा, वो कहीं न कहीं डॉक्टरेट की उपाधि ले ही लेगा। और आजकल की जो डॉक्टरेट की उपाधि है, वो आपके किसी भी विश्वविद्यालय की उपाधि रहे, कमतर नहीं है, सब पे 30 नंबर मिल रहा है और आपको भी मिलेगा। हाँ, थोड़ा-सा जगह और परिवेश का अंतर होता है। अगर आप बीएचयू और जेएनयू से पढ़ते हैं, तो मेरे जैसे चढ़कर बात कर सकते हैं, खुलकर बातें कर सकते हैं और नई दृष्टि लोगों को प्रदान कर सकते हैं। बस फ़र्क यही है और सारी चीज़ें तो नियत के अनुसार और असीम सत्ता के निर्देशन में चल ही रही है। तो देखिए ये सारी बातें रहीं, हमारे जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको निराश नहीं होना है। वो जो भी विषय तैयार करके जा रहे हैं, उन विषयों पर गहन अध्ययन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ। आज नहीं तो कल उनका दिन आएगा ही आएगा और एडमिशन होगा। अब मेरे नज़र में 2 विषय हैं, जिनको कि आप अपने सिनॉप्सिस का या फिर शोध का विषय बना सकते हैं। काफ़ी चिंतन के बाद ये टॉपिक्स यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें जो पहला टॉपिक है, आधुनिक काव्य पर भक्ति काव्य का प्रभाव या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें, तो आधुनिक काव्य पर भक्ति काव्य के प्रभाव का मूल्यांकन। आप देखिए यहाँ पर 2 कालखंडों की बात की जा रही है। एक तो आधुनिक काव्य की बात की जा रही है, दूसरा है भक्ति काव्य। यानी भक्ति काव्य का आधुनिक काव्य पर कैसे प्रभाव पड़ा है, वो एक रिसर्च का विषय हो सकता है। जो भी विद्यार्थी इस पे रुचि रखते हैं, तो अपना टॉपिक्स बना सकते हैं। हमने कुछ की पॉइंट्स दिया है, जिससे कि आपकी जो भी कोरिलेशन की क्षमता है, आप इसको जोड़ते हुए एक विषय बना सकते हैं। जब हम भक्ति काव्य की बात करेंगे तो उसमें सूरदास, तुलसीदास, मीरा और कबीर का नाम प्राय आता है। जयसी को भी जोड़ सकते हैं और अन्य भी जो भी कवि हैं उनको जोड़ सकते हैं आप। लेकिन मुख्य रूप से ये चारों हैं इसमें। और आधुनिक काव्य की बात करें तो इसमें सूरदास का प्रभाव हरिऔध पर दिखाई पड़ता है, जिनको कि हम आधुनिक काल का सूरदास भी कहते हैं। तुलसीदास की रचनाओं का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर दिखाई पड़ता है, निराला पर दिखाई पड़ता है और नरेश मेहता जैसे कवियों पर दिखाई पड़ता है। तो इनको जोड़कर आप एक विषय बना सकते हैं। मीरा की बात करें तो महादेवी वर्मा स्वतः इनको आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, तो इसको जोड़कर बना सकते हैं। कबीर की जब भी बात की जाएगी तो नागार्जुन की बात आएगी, क्योंकि डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक युग का कबीर नागार्जुन को माना है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि जो चीज़ें भक्ति काल में थी, वही चीज़ें कुछ आधुनिक काल में जो भी रचनाकार हैं, कुछ ने प्रिय प्रवास लिखा, कुछ ने साकेत लिखा, कुछ ने राम की शक्ति पूजा लिखा, कुछ ने संशय की रात लिखा, ठीक है? महादेवी वर्मा मीरा की तरह ही रहस्यात्मक तरीके की कविताएँ लिखती रहीं और उस पुरुषवादी सत्ता के खिलाफ में लिखती रहीं या फिर थोड़ा-सा आड़ लेके लिखती रहीं। नागार्जुन जो व्यंग्य शैली कबीर में थी, वही व्यंग्य शैली नागार्जुन में थी, तो एक बड़ा अच्छा विषय हो सकता है। मुझे न जाने क्यों ऐसी आशा है और उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि जी सर, बिल्कुल ये टॉपिक बन सकता है और वो अलग-अलग जगहों पर ले जा सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए आप उत्तर भारत के हैं या फिर दक्षिण भारत के हैं, तो अलग-अलग जगहों पर थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन करके एक टॉपिक बन सकता है। थोड़ा-सा और आपको अध्ययन करना है। जहाँ तक इसके चैप्टराइज़ेशन की बात है तो आप अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं इसके चैप्टराइज़ेशन को लेकर भी चर्चा करूँगा। जब मैंने कमेंट्स की बात की है तो ऐसा नहीं है कि बिना सोचे-समझे तुरंत कमेंट्स कर दें। थोड़ा-सा इस विषय को लेकर आप ज़रूर वो करें, फिर इसके बाद हम कभी और चर्चा करेंगे क्योंकि ये जीवन है, तो लगातार हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तो ये एक विषय बन सकता है, इसको आप ज़रूर अपने सिनॉप्सिस के रूप में देखिए। दूसरा जो विषय है यहाँ पर, उसमें हमने चिंतन के बाद ही इस विषय को सोचा है कि दलित और स्त्री विमर्श के विकास में हंस पत्रिका का योगदान। 1986 से लेकर 2013 तक जो भी राजेंद्र यादव का संपादन काल रहा है, उसमें हंस पत्रिका ने इन दोनों विमर्शों को लेकर क्या योगदान दिया है और कैसे विकास हुआ है। किन-किन रचनाओं को उसने केंद्र में लाया, किन-किन रचनाकारों को केंद्र में लाया, इस पर एक टॉपिक बनाया जा सकता है। की पॉइंट्स के रूप में हमने राजेंद्र यादव के हंस की जो भी संपादकीय रहा, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तमाम जो विशेषांक निकले हैं, स्त्री विमर्श विशेषांक या फिर दलित विशेषांक, उसको आप देख सकते हैं। रचनाओं के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं कि कैसी-कैसी कहानियाँ इस कालखंड में छपा करती थी और संपादन में क्या-क्या लिखा जाता था।
तो इन सारी चीज़ों को जोड़कर आप एक विषय बना सकते हैं, अच्छा विषय हो सकता है। और इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में मत रखिए। हो सकता है कि जो आप टॉपिक्स लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, उनको लगता है कि टॉपिक्स को देखते ही उनको कोई बुखार-सा आ जाता है और लगता है कि ये कैसा टॉपिक लेके आ गया। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आज नहीं तो कल दूसरी जगह या फिर जहाँ भी आप प्रयासरत रहेंगे, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, आप रिसर्च कर भी लेंगे। हाँ, लेकिन रिसर्च को ईमानदारी से आपको करना है, तटस्थता और निष्पक्षता के साथ करना है कि आपने टॉपिक्स लिया है तो उस हिसाब से आप तैयारी करके जाइए। ये नहीं कि मैंने इसको बता दिया तो आप सीधे-सीधे लेकर चले गए, लेकिन इसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर आपको बस एक सूत्र दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुराग हिंदी एकेडमी अलग-अलग तरीके के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर निर्देशन का काम करता है। प्रवेश परीक्षाओं को लेकर, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, पीएचडी को लेकर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर शिक्षक भर्तियों को लेकर तमाम तरीके से हम चर्चा करते रहे हैं और उसी का एक पार्ट था। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।